हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अखिल प्रताप सिंह और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि कक्षा 10वीं का अध्याय दूसरा है, चैप्टर 2 है। तो बच्चों, हम लोग ने काफ़ी अनुभव किया है अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित उदाहरण अपने दैनिक जीवन में। तो आज हम इस अध्याय के माध्यम से अम्ल क्षारक एवं लवण को विस्तार से समझेंगे। इनके लक्षण क्या होते हैं, ये कैसे अभिक्रिया करते हैं और कैसे बनते हैं, इनसे संबंधित कुछ विशेष बातें हम इस अध्याय में विस्तार से समझेंगे। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 10वीं के साथ साथ ऐसे बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम्स में भी बैठते हैं, उनके लिए भी ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर को मैं 2 से 3 वीडियो में कवर करूंगा। आज मैं पहला वीडियो इसका अपलोड करूंगा, उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में मैं दूसरा और तीसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अनुभव किया होगा कि कभी आपको ततैया काट देती है तो उस स्थान को किसी जंग लगे लोहे से या साबुन से रगड़ा जाता है, तो उसमें जो जलन हो रही थी वो कम हो जाती है। या आप लोगों ने ये भी अनुभव किया होगा कि कभी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, जलन हो जाती है, तो हम लोग इनो पी लेते हैं तो जलन शांत हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चींटी काट लेती है तो आप लोगों को जहाँ चींटी काट लेती है वहाँ जलन होने लगती है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि कभी कपड़ों में हमारे दाग लग जाता है, तेल का दाग लग जाता है, तो उस स्थान में साबुन रगड़ने से वो लाल रंग का हो जाता है। फिर वापस हम उसमें नींबू रगड़ देते हैं तो फिर वो वापस पीले रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में महसूस किए हैं। तो ये सब आखिर होता कैसे है, इस अध्याय के माध्यम से आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो पहले आज ये हम लोग जान लेते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों में उपस्थित कुछ अम्ल एवं क्षारक होते हैं, तो उनको हम जान लेते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। यहाँ से कक्षा 10वीं में बहुत प्रश्न आने के, 1-2 नंबर के प्रश्न आने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि जैसे प्राकृतिक स्रोत है, यहाँ पे दिया है आप लोगों को इमली। इमली में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है? टारटेरिक अम्ल। उसी प्रकार सेब, सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो मैलिक अम्ल। सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल। इनके अलावा और भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे मौसम्बी है, ऑरेंजेस है, ऐसे ये भी खट्टे लगते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं साइट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। तो इनमें भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा आप लोग देख लीजिए कुछ क्षारक हैं, जैसे चूना। चूना में जो क्षारक है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार खाने का सोडा, जो हम खाने के सोडा डालते हैं, भजिया में डालते हैं ताकि भजिया फूले, या हम केक बनाते समय डालते हैं, या ऐसी चीज़ों में हम लोग जहाँ पे हमें थोड़ा खमीर उठाना हो वहाँ पर हम लोग खाने का सोडा का उपयोग करते हैं। एसिडिटी भी अगर हमें हो जाए तो हम थोड़ा सा खाने का सोडा खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी में राहत मिल जाती है। तो खाने का सोडा में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कपड़े धोने में सोडा में होता है सोडियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पे खाने का सोडा और कपड़े धोने का सोडा में सिर्फ एक फर्क है। खाने का सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कपड़े धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, इनके नाम भी पूछे जाते हैं कि कपड़े धोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसी प्रकार प्रतिअम्ल, प्रतिअम्ल यानी ऐसी चीज, एंटा एसिड्स बोलते हैं जिसको हम लोग, इसको भी हम लोग एसिडिटी होने में खाते हैं। इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा कास्टिक सोडा, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा देखो बच्चों, जितनी भी साबुनें बनती हैं, जो हम लोग नहाने वाली भी साबुन बोल सकते हैं, तो ये कास्टिक सोडा की मदद से ही बनती। कास्टिक सोडा में ही अलग अलग प्रकार के तेल जब हम मिलाते हैं तो उससे हम साबुन बना सकते हैं। यानी कास्टिक सोडा और फैटी एसिड्स यानी कि ऑयल, तेल जो होते हैं, उनकी मिश्रण से बनता है साबुन। तो ये सब महत्वपूर्ण कुछ पदार्थ हैं और उनमें उपस्थित हमने देख लिए हैं अम्ल एवं क्षारक। इसके अलावा कुछ अन्य खनिज अकार्बनिक अम्ल भी हैं जिनको हम देखते हैं, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग इनके सूत्र ध्यान से देख लेंगे। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ये तीनों बच्चों ध्यान रखो, ये तीनों अम्ल हैं और प्रबल अम्ल हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि
प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, लेकिन ये याद रखो ये प्रबल अम्ल है, यानी प्रबल यानी नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है शक्तिशाली, काफी शक्तिशाली अम्ल होते हैं ये। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य खनिज अकार्बनिक क्षारकों के नाम दिए हुए हैं आप लोगों को, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि अन्य क्षार हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को और दिखाई दे रही होगी, क्षार एवं क्षारक। हम लोग अभी पढ़ते समय कई बार क्षार शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कई बार क्षारक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बच्चों इस शब्द में बहुत अंतर है। यहाँ पर सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं, ठीक, लेकिन सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सिर्फ जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हीं को हम क्षार बोलते हैं या एल्कली बोलते हैं। ठीक, सभी क्षारक, क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिस, जल में घुलनशील नहीं होते हैं, यानी जल में सभी क्षारकों को, सभी बेसिस को हम घोल नहीं सकते पानी में, लेकिन ऐसे कुछ क्षार होते हैं, क्षारक होते हैं जिनको हम जल में घोल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं क्षारक या एल्कली बोलते हैं। ठीक, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। अब कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। तो बच्चों हमें अम्ल और क्षारक की पहचान करना है तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए एक सूचक चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, जो ये बताएगा कि ये अम्ल है या क्षारक है। तो किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब विलयन में हम देखते हैं कि ये विलयन विलयन आप लोगों को मालूम है एक मिश्रण होता है ना, समांगी मिश्रण को हम विलयन बोलते हैं, पिछली कक्षा में हमने देखा है ऐसे विलयन। अब इनकी प्रकृति देखना है हमें कि ये अम्ल है या क्षार है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग, तो सूचक के माध्यम से। तो सबसे जो कॉमन सूचक होता है बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में ही पढ़ते आए हैं, वो लिटमस पत्र है, जो कि एक लाइकेन से बनता है, लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र जो होता है बच्चों, इसका ओरिजिनल जो रंग होता है, नेचुरल जो इसका प्राकृतिक रंग होता है, वो बैंगनी रंग का होता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन आप लोगों को पता है, आपने पिछली कक्षा में भी देखा है, फिर से बता देता हूँ कि लाइकेन जो होता है एक सहजीवी होता है, जो कवक एवं शैवाल का सहजीवी होता है। कवक और शैवाल सहजीवी के रूप में जीते हैं, उन्हीं का एक जो जोड़ा होता है उसी को हम बोलते हैं लाइकेन। ये विविध प्रकार के होते हैं और इन्हीं एक विशिष्ट प्रकार के लाइकेन को हम मिश्रण बनाकर, उनका पाउडर मिश्रण बनाकर, उनका विलयन बनाकर, उससे हम लोग लिटमस पत्र तैयार करते हैं। तो वो हमारा एक सूचक बन जाता है, जो कि अम्ल और क्षार की पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसका प्राकृतिक रंग हमें मालूम है, बैंगनी होता है। अब देखिए, यदि हम इस प्राकृतिक सूचक को, लिटमस पत्र को, इस लिटमस पत्र को यदि हम क्या करेंगे, अम्ल में डुबोएंगे, अम्ल विलयन में डुबोएंगे, तो हम क्या पाएंगे कि ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है। और अगर हम लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्षारीय विलयन में अगर डुबोएंगे, तो हमें कैसा रंग प्राप्त होगा, नीला रंग प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे कि अगर हम लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में डुबोएंगे तो वो लाल रंग प्रदर्शित करेगा, और जब हम लिटमस पत्र को क्षार में डुबोएंगे, क्षारीय विलयन में डुबोएंगे, तब वो नीला रंग प्रदर्शित करेगा। यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है, और क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ठीक, इसके अलावा बच्चों कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं, तो उनका नाम हम देख लेते हैं। जैसे गुड़हल है, आप लोगों ने देखा होगा घर में गुड़हल के फूल लगे होते हैं, कई घरों में लगे होते हैं, या कुछ लाल रंग के और पुष्पी पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं, या पत्ता गोभी होती, लाल पत्ता गोभी, उसका रस, हल्दी भी प्राकृतिक सूचक के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार कुछ रासायनिक सूचक भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैथिल रेड, मैथिल ऑरेंज या फिनोफ्थिलीन। ये कुछ रासायनिक सूचक हैं। जब हम कुछ बड़ी कक्षाओं में भी जाएंगे तो हम इन सूचकों से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करा करेंगे। ठीक है, फिर है घ्राण या गंधी सूचक भी होते हैं, या इसी को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो घ्राण या गंधी सूचक ऐसे सूचक हैं जो गंध से, स्मेल से, अपने स्मेल में कुछ परिवर्तन करके हमें बता देता है कि ये जो विलयन है या पदार्थ है, ये अम्ल है या क्षार। तो ऐसे घ्राण या गंधी सूचक जो होते हैं, उसके उदाहरण क्या है हमारे पास, प्याज, वनीला। वनीला जो हम वनीला आइसक्रीम खाते हैं वो फ्लेवर होता है वनीला, तो वनीला से बनता है वनीला फ्लेवर। लौंग का तेल, ये सारी चीज़ें जो है हमारे घ्राण सूचक में आती हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं,
तो हम लोग उसको नेट से सर्च कर सकते हैं। ये दिख रहा होगा आप लोगों को मिथाइल ऑरेंज, ठीक, ये फेनोफ्थलीन दिख रहा है आप लोगों को। तो ये सारे क्या है, हमारे पास कुछ रासायनिक सूचक हैं, ये दोनों मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप है, इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई विलेन अम्ल है या क्षार। तो यहाँ पर हम लोग 3 स्लाइड्स लेते हैं, कि तुम आप लोगों को दिख रहा होगा 3 स्लाइड्स हैं, ये कांच की पट्टियां हैं। इन 3 स्लाइड्स में हम क्या करते हैं, एक स्लाइड में हम 3 जगह फिनोफ्थलीन की बूंदें ड्रॉप कर लेते हैं, लगा लेते हैं, और दूसरी स्लाइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेथिल ऑरेंज सूचक की 3 बूंदें यहाँ पे लगा लेते हैं। तीसरी स्लाइड में हम क्या करते हैं, गुड़हल या लाल गुलाब के फूल की रस की 3 बूंदें यहाँ पर हम इस प्रकार से जमा लेते हैं, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक ड्रॉपर में लेंगे हम लोग तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप लोग को पता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक अम्ल है, नाम में लिखा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, एक क्षार है। तो हमने प्रत्येक स्लाइड में 3-3 बूंदें गिराई हैं। अब हम ड्रॉपर की सहायता से एक पहली बूंद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रत्येक स्लाइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहली पहली बूंद में हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर लेंगे, गिरा लेंगे। दूसरी बिंदु पे हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें यहाँ पर मिला लेंगे, और तीसरी बूंद जो है उसको हम वैसे ही रहने देंगे जैसे कि वो ओरिजिनली है। तो वो उस सूचक का वो प्राकृतिक रंग प्रदर्शित करता रहेगा, और बाकी 2 बूंदें हमें ये बताएंगी कि जब हमने इस सूचक के साथ अम्ल मिलाया तो उसने क्या रंग प्रदर्शित किया, है ना, या इस सूचक के साथ हमने जब क्षार मिलाया तो इसने हमें कौन सा रंग प्रदर्शित किया। तो देखिए, जब हम ये प्रयोग करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो फिनोफ्थलीन सूचक है इसका वास्तविक रंग रंगहीन होता है, ये कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं, पानी की तरह। और मैथिल ऑरेंज है, उसका रंग होता है ऑरेंज, वास्तविक रंग। वैसे ही लाल गुलाब गुड़हल है तो लाल रंग है, तो सीधी सी बात है उसका प्राकृतिक या वास्तविक रंग होगा लाल। उसके बाद हम जब इस सूचक में, फिनोफ्थलीन सूचक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलाएंगे तो उसका रंग कैसा दिखेगा हमें, तो उसका रंग हमें रंगहीन ही दिखेगा, यानी रंग में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन जब हम वहीं पे क्षार मिलाएंगे फिनोफ्थलीन में, दूसरी बूंद पर यहाँ पे हमने क्षार मिलाया, तो देखो हमें कौन सा रंग प्राप्त हुआ, गुलाबी। यानी कि फिनोफ्थलीन अम्ल की उपस्थिति में रंग में कोई परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन क्षार की उपस्थिति में गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार जब हम मेथिल ऑरेंज में अम्ल मिलाते हैं तो वो ऑरेंज से कैसा हो गया, लाल हो गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है मेथिल ऑरेंज में जब हमने HCl मिलाया तो वो कैसा रंग हो गया, लाल रंग का हो गया। उसी प्रकार जब हम मेथिल ऑरेंज में क्षार मिलाएंगे यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो वो कैसा रंग प्रदर्शित करता है, देखो पीला, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को पीला रंग। मेथिल ऑरेंज में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो पीला रंग प्रदर्शित हुआ, ठीक। फिर हम देखते हैं लाल गुलाब या गुड़हल के फूल के रस में जिसका वास्तविक रंग लाल है, उसमें जब हम HCl मिलाते हैं तो हमें कौन सा रंग प्रदर्शित होता है, लाल रंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाल रंग, ठीक, यानी रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे लाल फूल के रस में तो वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर रंगहीन हो जाएगा, यानी कोई रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका मतलब जो फूल होता है उसमें, फूल के रस में जब हमने अम्ल मिलाया तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब हमने वहीं पर क्षार मिलाया तो वहां पर वो लाल रंग से रंगहीन हो गया। यानी कि क्षार की उपस्थिति में फूल के रस ने अपना रंग बदल दिया, रंगहीन हो गया, ठीक। तो ये कुछ हमने उदाहरण देखे कैसे पहचान कर पाते हैं हम अम्ल और क्षारक की भौतिक रूप से, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अम्ल एवं क्षारक की कुछ रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से देखते चलना, ये अभिक्रियाएं आप लोगों को पूछी जा सकती है परीक्षाओं में। तो जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है, अम्ल धातु की अभिक्रिया होती है तो हमें प्राप्त होता है लवण यानी कि सॉल्ट, या नमक भी बोलते हैं जिसको हम, साथ में हाइड्रोजन। अम्ल और धातु आपस में क्रिया करके क्या मिलाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन, ठीक। तो अब इसी अभिक्रिया को हम एक उदाहरण लेके देखते हैं। यहाँ पर अम्ल ले रहे हैं हम लोग HCl, अम्ल क्या है हमारे पास, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
धातु क्या लेंगे हम, जिंक। फिर लवण क्या लेंगे हम लोग, क्या प्राप्त होगा, अब ये प्राप्त होगा हमें, तो HCl और जिंक आपस में क्रिया करते हैं तो हमें कौन सा लवण प्राप्त होता है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और साथ में हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन। ये ऊपर एरो होता है मतलब वातावरण में उत्सर्जित हो रहा है, ठीक। तो जब हमने अम्ल HCl लिया और धातु जिंक ली, इनकी आपस में क्रिया कराई तो हमें प्राप्त होता है लवण ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो ये हमारा अम्ल और धातु की आपस में क्रिया हो गई। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जब हम अम्ल HCl की धातु सोडियम से क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है लवण NaCl और साथ में H2 गैस वातावरण में उत्सर्जित। तो ये दोनों अभिक्रियाओं को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इनको एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लें। साथ ही साथ आप लोग बच्चों, पहले भी बता चुका हूँ मैं कि जब भी आप वीडियो लेक्चर इसको पढ़ें तो आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें और जहाँ पर इम्पोर्टेंट लगता है आपको या जहाँ पर मैं बोलता हूँ आपको, वहाँ पर आप उस चीज़ को नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया देखते हैं अब हम लोग। तो जब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, तब भी हमें यही चीज़ प्राप्त होता है कि यहाँ पर देखो क्षारक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातु है जिंक, हमें यहाँ पर सोडियम जिंकेट लवण प्राप्त हुआ और साथ में हाइड्रोजन। यानी कि जब क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें लवण और हाइड्रोजन ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर धातु है जिंक, ये क्रिया करी आपस में तो क्या बना, सोडियम जिंकेट लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हुई, ठीक। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम समझाया गया है कि एक हमने परख नली ली है। इस परख नली में हमने यहाँ पर क्या लिया है, दानेदार जिंक लिया है। जब हम इस दानेदार जिंक में जो मेटल है, धातु है, इसमें हम ऊपर से क्या करेंगे, धीरे धीरे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि एक गैस निकल रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो जब ये गैस निकल रही है, अब अब ये गैस कौन सी, इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा है कि जब हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं या हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई माचिस की तीली लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ और एकदम तेज रोशनी के साथ यहाँ पर जलती है। तो पॉप साउंड और तेज रोशनी, थोड़ा व्हाइटिश ब्लूइश रोशनी के साथ जलेगी। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक। इससे प्रूफ हो जाएगा कि कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। बस यही है इसमें। अब देखते हैं हम लोग अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट जैसे कि हमने देखा था Na2CO3, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूंगा मैं तो NaHCO3, ठीक है। तो यहाँ पर Na2CO3 धातु कार्बोनेट है और साथ में क्या है, अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो यहाँ पर हमारे पास धातु कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो कि एक धातु कार्बोनेट है, सोडियम धातु है और CO3 कार्बोनेट धातु कार्बोनेट हो गया। फिर अम्ल है हमारे पास HCl, आपस में क्रिया करें तो क्या बना है, लवण NaCl और साथ में हमने देखा था जल, तो यहाँ जल भी बन गया है और साथ में हमने देखा था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है, ठीक। इस क्रियाकलाप से, इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग ने अरेंजमेंट कर लिया है, हमने टेस्ट ट्यूब स्टैंड में टेस्ट ट्यूब को लगा लिया है। अब यहाँ पर एक कॉर्क लगा दी है, ठीक। इसमें टेस्ट ट्यूब में हमने पहले से क्या डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट का पाउडर चूर्ण, ठीक। अब यहाँ पर थीसिल कप एक ही इस प्रकार का जो कप होता है जिसमें से कि ना जो हमारा अम्ल होता है वो धीरे धीरे पहुंचता है टेस्ट ट्यूब में। थीसिल कप में हम यहाँ अम्ल भर देते हैं, वो धीरे धीरे उतर कर टेस्ट ट्यूब में आ जाता है ताकि अभिक्रिया धीरे धीरे हो, क्योंकि अम्ल किसी के साथ बहुत जल्दी फिर क्रिया कर लेगा तो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो थीसिल कप के माध्यम से हम यहाँ पर क्या डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ क्रिया कर रहा है, देखो सोडियम कार्बोनेट के साथ, यही कर रहा है क्रिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl क्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है। अब हमने देखो दूसरी परख नली ले रखी है, दूसरी परख नली जो है और उसको हमने इस एक और नली से, निकास नली से हमने जोड़ रखा है, दिखाई दे रहा है, इस निकास नली से हमने जोड़ रखा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, इस इस परख नली में हमने ले रखा है चूने का पानी।
कौन सा पानी? चूने का पानी, या हम बोलते हैं लाइम वाटर। और ये लाइम वाटर जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, यदि कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आके मिलती है तो ये चूने का जो पानी है ये दूधिया रंग का हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है, व्हाइट कलर में हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है लाइम वाटर की, जब उसमें क्या मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हम परीक्षण करेंगे कि ये जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। तो ये इसी प्रकार होगा कि जब हमने इस परख नली में सोडियम कार्बोनेट लिया और हमने इसमें अम्ल मिलाया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो ऊपर की अभिक्रिया के हिसाब से हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? NaCl लवण, साथ में जल और CO2 गैस के रूप में। तो यहाँ पर जब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl ने क्रिया करा होगा तो यहाँ जल बन गया होगा, साथ में यहाँ पर CO2 गैस बनी होगी, जो कि इस निकास नली के माध्यम से ये निकलते हुए इस दूसरी परख नली में, जिसमें हमने चूने का पानी ले रखा है, और वहाँ पर जब वो CO2 पहुँचती है चूने के पानी में, जब जब चूने के पानी में CO2 पहुँचती है तो इस चूने के पानी का रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि ये जो गैस है जो निकास नली से निकली है वो कौन सी गैस है? ये CO2 गैस है। ठीक, यही है इसमें। आगे देखते हैं हम लोग। हमने अभी ये देखा था पीछे कि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसी प्रकार ये भी देखा था हमने कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करता है तब भी हमें लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल HCl के साथ क्रिया कर रहा है तो लवण बना रहा है NaCl, और साथ में H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक, अब क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे होती है? क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे होती है बच्चों? तो आज देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसे कि अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड कौन सी होंगी? जो अधातु और ऑक्सीजन से मिलकर बनी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सल्फर है जो कि अधातु होती है, और ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि अधात्विक ऑक्साइड है एक, और ये क्षारक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के साथ मिलके क्या बना रहे हैं? सोडियम सल्फाइड जो कि एक लवण है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड जो कि लवण है, साथ में जल। ठीक, अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस उदाहरण से हम लोग देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड है और NaOH एक क्षार है, आपस में क्रिया करके सोडियम सल्फाइड लवण तथा जल H2O बनाते हैं। ठीक, अब अम्ल और क्षारक की आपस में क्या अभिक्रिया होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग प्रश्न आता ही आता है हमारी परीक्षाओं में। तो ये देखेंगे हम लोग कि अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इसको, ये बेसिक है, इसको एकदम याद कर लो बच्चों कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। सिर्फ अगर तुमसे कोई पूछ ले कि उदासीनीकरण क्या होता है तो सिर्फ इतना बोलने पे भी तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन परीक्षा के क्वेश्चन के आधार पर कितने अंक का प्रश्न है उसके आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ता है। लेकिन अगर शॉर्ट में कोई पूछता है तो अम्ल और क्षार के आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनता है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के गुणों को काट देते हैं, कहने का मतलब उदासीन बना देते हैं। जो लवण और जल बनेगा वो उदासीन विलयन होगा। ये तो अम्ल है, ये क्षार है, लेकिन लवण जो है या जल है ये उदासीन विलयन बन जाएंगे। तो इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को थोड़ा विस्तार में। अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया कराने पर लवण और पानी बनता है या लवण और जल बनता है। इस प्रकार जब अम्ल के सारे अणु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तब विलयन क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों कि जब अम्ल के सारे अणु, आपके पास एक ग्लास में अम्ल है या एक टेस्ट ट्यूब में अम्ल है और एक टेस्ट ट्यूब में क्षार है, ठीक, आप उन दोनों को एक बीकर में मिला दिए, तो उस टेस्ट ट्यूब में अम्ल के बहुत सारे अणु होंगे, क्षार के भी बहुत सारे अणु होंगे। जब अम्ल के सारे अणु और क्षार के भी सारे अणु आपस में अभिक्रिया कर लेंगे तभी क्या होगा? पूर्ण तरीके से उदासीनीकरण होगा। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे।
ठीक, तो इसको जैसा लिखा है वैसे का वैसे सेम टू सेम आप लोग परीक्षाओं में लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक परख नली में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया को। तो हम लोग इसके लिए क्या देखेंगे क्रियाकलाप कि एक परख नली में हम क्या लेंगे, 20 बूंद लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, और उसमें हम 1-2 बूंद किसकी डाल देंगे, फिनोल्फ्थलीन की। ठीक, 20 बूंदें किसके लिए, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, और उसमें 1-2 बूंद फिनोल्फ्थलीन की डाल दी। फिनोल्फ्थलीन आप लोगों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले, क्या है ये, एक सूचक है, रासायनिक सूचक है, जो अम्ल के साथ कोई रंग प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन क्षार के साथ ये गुलाबी रंग प्रदर्शित करता था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि परख नली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक डालते जाएंगे जब तक उसका रंग हल्का गुलाबी नहीं हो जाता। हमने क्या किया था, एक परख नली में 20 बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था, उसमें 1-2 बूंद फिनोल्फ्थलीन डाल दिया था। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में है। आप लोगों को पता है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में फिनोल्फ्थलीन डालेंगे तो कोई रंग हमें वहां पर प्रदर्शित अभी नहीं होगा। अब हम उसी परख नली में जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फिनोल्फ्थलीन ले रखा है, उस परख नली में हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की सहायता से धीरे धीरे बूंद बूंद करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का मिलाते जाएंगे, और ये तब तक मिलाएंगे जब तक उस परख नली का विलयन का रंग हल्का गुलाबी नहीं हो जाता। अब जब विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाएगा तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण आप लोगों को मालूम है कि इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण, इस रासायनिक समीकरण से हम लोग देखेंगे कि HCl और NaOH आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना लेते हैं। ठीक, यानी कि जब वो हल्का गुलाबी रंग प्रदर्शित हो जाएगा तो इसका अर्थ ये है कि अम्ल के सारे अणु जो है क्षार के सारे अणुओं के साथ, यानी HCl अम्ल के सारे अणु NaOH क्षार के सारे अणुओं के साथ क्रिया कर लिया, तब क्या होगा, अम्ल और क्षार क्या हो गए, उदासीनीकरण करके NaCl लवण बना लिए और साथ में जल। अब जब जैसे ही थोड़ा सा क्षार अतिरिक्त हो जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम मिला रहे थे उसमें परख नली में, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे थे, तब तब तक रंग जो है वो गुलाबी प्रदर्शित नहीं होगा जब तक कि अम्ल और क्षार के सारे अणु आपस में क्रिया नहीं कर लेते। लेकिन जैसे ही अम्ल और क्षार के अणु आपस में पूरी तरह से क्रिया कर लेंगे, और जैसी एक अतिरिक्त ड्रॉप गिरेगी उस परख नली में, तब क्या हो जाएगा, उस विलयन की प्रकृति हो जाएगी हल्की क्षारीय, हल्की क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। तो उस विलयन में उस परख नली का जो रंग है तो वो कैसा हो जाएगा, हल्का गुलाबी हो जाएगा, यानी कि अब वो थोड़ा सा हल्का सा क्षारीय है। ठीक है, तो इसलिए वो हल्का गुलाबी रंग हो जाता है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये कुछ प्रश्न हैं, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसकी जो बच्चे व्हाट्सएप में जुड़े हैं वो व्हाट्सएप में आंसर लिख के मुझे भेजेंगे, और बाकी बच्चे कमेंट सेक्शन में चाहें तो इनके आंसर ट्राई कर सकते हैं। आचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई, घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका क्या कारण है, समझाइए। इस प्रकार के यहाँ 5-6 प्रश्न हैं बच्चों, जो आपने अभी पढ़ा है उस पर आधारित हैं। तो इसके क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ये अपनी कॉपी में आप लोग ट्राई करिए। चलिए।